रिसोर्स क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, क्या सारे रिसोर्सेज में इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जंगल, ये जानवर, ये पेट्रोल और ये पहाड़। डिड नेचर प्रोवाइड यू दीज फ्लाईओवर्स एंड रोड्स? नो। लास्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, मतलब जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। एक बार चैप्टर को रीड जरूर करें, ट्रस्ट मी आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। Hello guys, today we are going to start off with geography of class 8. Today we'll be doing chapter 1, which is called as resources. Our way of doing it will be a little different. We'll be doing it with the help of pictures, and these pictures will help you to revise and connect with the concepts written in the chapter. The important thing is कि जब चैप्टर में जो चीज़ लिखी रहती है उसको हम पढ़ने में थोड़ा सा हमें लेथार्जी आती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम उसको पिक्चर्स के थ्रू कनेक्ट करें, उसको समझें और उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। वन थिंग इज़ गारंटीड कि एक बार आपने इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग को सुन लिया, आपने इस वीडियो को देख लिया, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगा, आप अपने आप से खुद करेंगे और आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कितना स्मूथली सब कुछ जाएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, रिसोर्सेज। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, ज़्यादातर क्या होता है? ज़्यादातर ये होता है कि जब हम बुक शुरू करते हैं तो एक इंडेक्स रहता है ना? उस इंडेक्स में रहता है कि हम कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा। वैसे ही किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सिस्टमैटिक तरीका ये होता है कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम तो वहीं पर खत्म हो जाता है। So in this chapter, which is called as resources, what we are going to do is we'll study what is a resource. The next topic will be relationship between the economic value, utility and resource. These two things are there on your first page. Next is importance of time and technology in the making of resource. मतलब कि टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में। क्या हर चीज पहले से रिसोर्स होती है? ये सब हम समझेंगे आने वाले टाइम में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आसान तरीका ये है कि हम उसको क्लासिफाई कर ले, हम उसको डिवाइड कर ले। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर वो है, इज ह्यूमन अ रिसोर्स? आर वी अ रिसोर्स? इफ यस देन हाउ? So what is the concept we'll be studying? इसके अलावा what is resource conservation and sustainable development? These are the two terminologies which are often used these days, especially by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो हमेशा resource conservation और sustainable development की बात करते हैं, which is very in these days. Next is what is the difference between the two? Resource conservation और sustainable development सुनने में एक आम इंसान को बहुत ही सिमिलर लगता है, बट उसके अंदर क्या डिफरेंस है इसको आज हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर देयर इन योर ग्लॉसरी। उसके अंदर कुछ पेटेंट है, फिर उसके स्टॉक है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कि हम आज डाइसेक्ट करके पूरे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। अब ये चैप्टर की पीडीएफ है। जब ये चैप्टर की पीडीएफ आप देखते हो तो आपके मन में आता है, ओहो इतनी सारी लाइन, क्या क्या लिखा होगा इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके अंदर सिंपल सी 3 चीज़ें लिखी हुई है। रिसोर्स क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, क्या सारे रिसोर्सेज में इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि नहीं होती है। बस इन सारी चीज़ों को हमारे को समझना है, जो कि मैंने आपको पहले कंटेंट में बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? What is a resource? Relationship between economic value, utility and resource. यही 2 टॉपिक्स हम जो हैं क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। ये है what is a resource. इससे पहले कि हम उसको रीड करें, हम इस पिक्चर को देख लेते हैं समझने के लिए कि उसके अंदर है क्या। ये कोयला, ये धूप, ये जंगल, ये जानवर, ये पेट्रोल और ये पहाड़।
एक चीज कॉमन अपना दिमाग लगाओ कि इन सारी चीजों के पीछे क्या है, क्या है कॉमन इन सारी चीजों में। वेल, इसका एक सिंपल सा आंसर है, ये सब हमारे यूज में आते हैं, ये सब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। दैट्स इट, हो गया रिसोर्स कंप्लीट। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज विच सेटिस्फाइज आवर नीड, या फिर हमारे लिए यूटिलिटी में आते हैं या हमारी यूजेबिलिटी में आते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, कोयले से हमें क्या मिलता है? हमें पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमारा काम होता है। मैं और आप आज कनेक्ट कर रहे हैं, किस लिए कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा, सूरज, सूरज के बहुत सारे यूजेस हैं। हमें आजकल सोलर एनर्जी मिल रही है, इससे पहले हमें लाइट मिलती थी। जब ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तब हमें सूरज से ही लाइट मिलती थी। इसके अलावा और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे पर्पसेस हैं, यूजेस हैं। कुल मिला के जिस्ट ये है कि ये हमारे काम में आता है। ये जंगल, हर चीज अपने आसपास ही देख लो, पेड़ पौधे, फर्नीचर, तुम्हारे सारी चीजें, वो सब कहीं ना कहीं किस चीज से मिली हैं? जंगलों से मिली हैं, उनके तमाम वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से मिली है। इसके बाद ये जानवर, जानवर की बहुत सारी चीज़ें हमारे को उपयोग में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जो हनी बी है वो हमें क्या देती है? हनी देती है, राइट। इस तरीके से शीप हमें क्या देता है? शीप हमें वूल देता है। कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें एनिमल से डिराइव होती हैं। कैमल से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। उससे फिर हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुल मिला के क्या हो रहा है? हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है। पहाड़, अक्सर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, अक्सर लाइफ में थोड़ी मोनोटनी हो जाती है, फिर हम क्या सोचते हैं, काश यार थोड़ा दिन पहाड़ पे चलते हैं, शिमला चलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? हमारी नीड पूरी हो रही है, हम जो चाहते हैं, हमें पीस, हमें शांति, हमें थोड़ा एक किस्म से मोनोटनी से हटना है, तो उससे हमें क्या, हम कहाँ जाते हैं? हम पहाड़ों में जाते हैं। दैट सर्व्स आवर नीड। इसके अलावा और क्या मिलता है? पहाड़ों में आपको पता है कि नदियाँ जम जाती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स आर नथिंग बट दे आर द रिवर्स ऑफ आइस। सो अगर वो नहीं जमेंगी, पहाड़ पे हाइट नहीं होगी, तो वो जमेंगी नहीं और उससे फिर नदी नहीं निकलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो भी हमारे पर्पस को सॉल्व करता है। फिर पेट्रोल, पेट्रोल भी क्या, एक रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल लॉजिक है। और हमने क्या पढ़ा रिसोर्स के बारे में? दो कंपोनेंट्स है डेफिनेशन के। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड इज अ रिसोर्स, और हमारी यूटिलिटी को उसके अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी रहती है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ये सब कुछ लिखा है हमारे इस पहले पेज में, जहां पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। आई वोंट रीड दिस स्टोरी बिकॉज देन इट विल बिकम वेरी बोरिंग। आप उस स्टोरी को पढ़ सकते हो, जिसमें कि अम्मा ने आपको बताया हुआ है कि रिसोर्स, एक स्टूडेंट है, वो अपनी अम्मा से पूछ रही है कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि हर चीज़ जो आपके आसपास है, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बस यही सब कुछ है। इस पैराग्राफ को भी हमने डाइसेक्ट कर दिया है। जब आप इसको रीड करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। रीड करके इस चैप्टर को बोरिंग नहीं बनाएंगे, फटाफट, टाइम इज मनी। नेक्स्ट इज वैल्यू। सवाल अब ये उठता है कि ये सारी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या ये सब की इकोनॉमिक वैल्यू है? पैसा, क्या सब पैसे से आ रहे हैं? क्या सारे रिसोर्सेज, क्या सारी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू है? वेल, आंसर टू इट, यस, मोस्ट ऑफ देम हैज इकोनॉमिक वैल्यू, बट some are free gifts of nature and जिसके ऊपर चार्ज नहीं लगता है। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी चीज, ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, और ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है? इसका आंसर है, कोई भी रिसोर्स उठा के देख लो, जंगल, या फिर हवा, या फिर पेट्रोल के लिए प्राइस पे करते हो ना, या मेटल या मिनरल्स, उनके लिए पैसे पे करते हो ना। गोल्ड खरीदने जाओगे तो कोई मुफ्त में तो देगा नहीं, पेट्रोल खरीदने जाओगे तो कोई मुफ्त में तो देगा नहीं। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि रिसोर्स है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, बट उसके बावजूद वो फ्री है। हम उसे देख नहीं सकते, बट वो हमारे अराउंड है। हवा, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। क्या हवा के ऊपर कोई चार्ज कर रहा है आपको? नहीं चार्ज कर रहा। सो इट इज अ रिसोर्स, बट स्टिल इट डज नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बिकॉज वी हैव नॉट चार्ज्ड इट येट। अभी तक तो नहीं, अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं पता हमारी। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बट इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, ठीक है, बट उससे पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ, टाइम और टेक्नोलॉजी।
इसका क्या योगदान है रिसोर्सेस में? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए टाइम और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट? इट्स सिंपल भाई, पहले जो कुछ होता था, जैसे मतलब पहले सूरज उगता था, लोग क्या सोचते थे, अच्छा सूरज उग गए, ठीक है भाई चलो मॉर्निंग टाइम हो गया, हम उठ जाते हैं, हम अपना अपना काम करते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमें पता चला, ओ नहीं, इसके साथ तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे को खत्म होने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि सूरज मतलब जैसे कोयला खत्म हो रहा है, सूरज के खत्म होने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आराम से उसको सूरज आता रहता है, एनर्जी आती रहती है। ट्रॉपिकल कंट्रीज आर ब्लेस्ड विद द सोलर एनर्जी। व्हाट आर ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू डील इन अनदर क्लास। इंपॉर्टेंट है इसकी टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमें पता है कि वो चीजें पड़ी है, मगर वो हमारे काम में नहीं आ रही है, और कोई चीज काम में नहीं आ रही तो वो रिसोर्स नहीं है। तो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कि उस चीज को जो अभी तक काम नहीं आ रही है उसको वो रिसोर्स में कब तब्दील कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू स्टडी। अनदर एग्जांपल इज, अब झरना है, झरने से पानी बह रहा है, हम पहले जाते थे और हम सिर्फ उसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज करते थे, आहा कितना अच्छा झरना है, आराम से बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी। बट टेक्नोलॉजी के साथ हमें यह समझ में आया कि यार इस झरने में तो क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो नीचे गिर रहा है, हम उससे टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन घुमा के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो क्या हुआ, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हम किसी भी चीज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ो, इस वीडियो को पॉज करो अभी, इसको पढ़ो और इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब सिंपल सी बात है, अब टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी मतलब सिंपल सी बात है एप्लीकेशन। जो भी तुम पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसका जब आप एप्लीकेशन करते हो किसी चीज में तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है, यही है टेक्नोलॉजी। क्या बोल रही है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कम्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया, रिसोर्सेज को पढ़ने का या किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये समझ लिया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं ये अगर हमारे को समझ में आ गया तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सिंपल यार, अपने आसपास की चीजें देखो और केवल उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट डिवीजन का है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सिंपल सी बात है, जो हमारे को नेचर से डायरेक्टली मिला है, हमने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, हम उसे सीधा नेचर से ले रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं। सवाल उठता है इसके एग्जाम्पल क्या है? क्या आप सोलर एनर्जी को कुछ वो कर रहे हो? नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली उसकी हीट ले रहे हो, राइट? सो कुल मिला के कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें डायरेक्टली गिफ्ट्स ऑफ नेचर मिल रहे हैं, हम उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करें, हम उसको डायरेक्टली यूज करें, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब जो नेचर से मिले नेचुरल रिसोर्सेज। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आसपास देखना है और देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें जो नेचर से मिली हैं और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। फिर इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक आता है रिन्यूएबल और दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल। किसी भी चीज को पढ़ने का आसान तरीका यह है कि उस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आ जाए तो वहीं पर काम खत्म हो जाता है। रिन्यूएबल मतलब कुछ चीजों को रिन्यू होने में टाइम लगता है, कुछ चीजों को रिन्यू होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी के बेसिस पे हम इसको बोल देते हैं कि वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो कि सोलर एनर्जी है या फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी है या फिर फॉरेस्ट है, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब आपकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और ये सब क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअस रिसाइकल होते जा रहे हैं, रिन्यू होते जा रहे हैं। मतलब आप इनको रिन्यू होते हुए देख सकते हो, नहीं देख सकते तो फील कर सकते हो कि हाँ ये रिन्यू हो रहे हैं। बट दूसरा केस देखते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है इनको बनने के लिए इतना ज्यादा टाइम चाहिए होता है कि किसी एक इंसान की लाइफ साइकिल में तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो बनते हुए देख लेगा। आमतौर पर लाइफ साइकिल कितनी होती है? 60 to 70 ईयर्स होती है। तो समझना यह है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको इतना ज्यादा टाइम लगता है। पहला है कोल,
पेट्रोल, इन सारी चीजों को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ 10 साल में बन गए, 20 साल में बन गए, 50 साल में बन गए, 70, इनको करोड़ों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं इनको। सवाल उठता है ये कोल और पेट्रोल बनते कैसे हैं? हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, हम एक और वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कोयला, ये पेट्रोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अब हम रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, या फिर हम न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्यों मोदी जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ अपनी सारा रुख अपना चेंज कर रहे हैं, क्यों सोलर एनर्जी की तरफ हम अपने अलायंस को बना चुके हैं, क्यों इंडिया और फ्रांस ने एक लीडरशिप रोल लेते हुए सोलर एनर्जी की तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी हम यहीं पे रहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आई थिंक क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, रिन्यूएबल मतलब जो कि कम समय में रिन्यू हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने में। कितना टाइम, ये भी मैंने आपको बता दिया, कुछ 10-20 साल 50 साल की बात नहीं है, यहां पर बात हो रही है हजारों सालों की, लाख साल की, करोड़ों साल की। ठीक है, तो सिंपल हो गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये दोनों किसके क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। कहने का मतलब हमने पहले नेचुरल पढ़ा, फिर नेचुरल को फर्दर क्लासिफाई किया 2 भागों में, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अब अपने आसपास एक और बार देखो और तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मतलब इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो आपके आसपास हैं और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं ये देखो, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसको, इस स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी है, पहले हम इसको सिर्फ मानते थे कि दिन हो गया, काम करने का टाइम हो गया। टाइम और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हमने क्या कर लिया, सोलर पैनल गठन कर लिए, और इस सोलर पैनल की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये झरना बह रहा है, हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, पहले हम इसके लिए यही काम आता था ये, बट टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या किया, डैम्स बनाना शुरू किया और इससे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग एनीथिंग अ रिसोर्स। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये कोयला, ये जानवर, ये पेड़, ये पहाड़ इत्यादि, ये सारी चीजें क्या, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट इज योर मैन मेड रिसोर्सेज। डिड नेचर प्रोवाइड यू दीज फ्लाईओवर्स एंड रोड्स? नो, विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी हमने ये क्रिएट किया है। तो हमें भी थोड़ा सा इंजीनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। अब देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रही हैं, ईवीज बन रही, कार्स बन रही हैं, इसके अलावा ये सारे गैजेट्स जो आपके घर में आई एम श्योर होंगे, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नेचर ने नहीं दिया हमें, ये हमने खुद क्रिएट किया है। सो व्हाट वी कैन से इज दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज। सो विद दिस व्हाट डू इज वी कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हमने क्लासिफाई किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल मैंने आपको बता दिया था, जो कि जल्दी जल्दी रीजनरेट होता रहता है, विच डज नॉट नीड लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, दिस फॉरेस्ट। हाँ, फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक जंगल काटते हैं, आपने झूम कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होता है। वो क्या करते हैं, जंगल होता है, उस जंगल को वो काट देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर वो खेती करते हैं, 4-5 साल तक वो खेती करते हैं। उसके बाद जब वो जंगल में वो उपजाऊ नहीं रहती है उतनी मिट्टी, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नेक्स्ट पैच पे चले जाते हैं। समय के साथ वहाँ बारिश होती है, बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप आती है, पानी और धूप ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और जंगल वापस से बनने लगता है। एक किस्म से 5-10 साल, 15-20 साल, 50 साल में वो वापस से बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए जंगल को हम रिन्यूएबल रिसोर्स में कैटेगराइज करते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। मैंने आपको पहले बता दिया, पेट्रोल और कोयला, इसको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज, आर वी अ रिसोर्स? क्या मैं और आप एक रिसोर्स हैं? अगर हाँ तो क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक है। ये रोड्स, ये कार्स, ये सारी चीज़ें जिस पे आप बैठे हो, जिससे हम बात कर रहे हैं, ये सब किसने बनाया? ये सब हमने बनाया। तो इसीलिए ये हमारा नॉलेज है जो कि किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी हम उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिंपल सी लॉजिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट स्पेशल रिसोर्स। कल दिन आपसे कोई भी पूछे कि सबसे स्पेशल रिसोर्स कौन है, तो वो हम हैं। इमेजिन आपके आसपास सारी चीजें हो, बट आपको पता ही ना हो कि उससे आप
अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करोगे? तो फिर वो रिसोर्स होते हुए भी रिसोर्स नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी यह है कि आपका नॉलेज, आपका स्किल, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमंस आर रिसोर्सेज। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि इज ह्यूमन अ क्वांटिटेटिव रिसोर्स और अ क्वालिटेटिव रिसोर्स? मतलब क्या इंसान एक क्वांटिटी में हम ज़्यादा हो तो हम उनको रिसोर्स कहेंगे, या फिर उनके पास नॉलेज हो तो हम उसको रिसोर्स कहेंगे? वेल, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, पहले क्वांटिटी पे देखते हैं। मान लो आपके पास एक ही इंसान है, आपके पास बहुत सारा काम है। क्या वो एक इंसान अपना आराम से काम कर पाएगा? इतने सारे लोगों का काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी देश की जो सरकार है वो अपने लोगों को बचाने के लिए इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों देती है? क्यों भारत सरकार ने, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए कि कोविड में वो लोगों की जान बचा पाए? वो इसलिए कि ताकि अगर लोगों की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी तो फिर आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इंडिया के लिए काम कौन करेगा? आज ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यूरोप और जापान की कंट्रीज फेस कर रही हैं, क्योंकि उनकी यहाँ सब ओल्डर पॉपुलेशन अब ज्यादा है। आप उनका एज पिरामिड देखोगे आपको समझ में आएगा। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दूसरे देश से इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, क्योंकि उनके यहाँ एज्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एक टाइम के बाद उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा पहलू देखते हैं। तो भैया अगर इतनी सारी जनता हो जाएगी, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो फिर वो तो सिर्फ एक बर्डन बन जाएंगे। Quantity will become a burden. If you do not have a quality, of course it will become a burden. As simple as that. And that is why we say that it is both a quantitative and a qualitative concept. Human resource is both quantitative and qualitative concept. This is what is written here. पढ़ो और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला है उसके हटके और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये तो समझ में आ गया भाई कि रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाएंगे और इनफैक्ट ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। एक होता है रिसोर्स कंजर्वेशन और एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए सबसे पहले टारगेट करो इस टर्मिनोलॉजी पे। सेम लग रहा है मगर यहां से अलग हो रहा है। पहले रिसोर्स कंजर्वेशन को समझते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन में हमारा सारा ध्यान किसकी तरफ है? रिसोर्स को कंजर्व करने में। सिंपल सी बात, रिसोर्स को बचाना है किसी भी हालत में, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैनमेड रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल भी हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हैं। रिन्यूएबल जो है वो तो ठीक है, नॉन रिन्यूएबल के लिए प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि कोयला और पेट्रोल बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम लोगों को उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें सिर्फ फोकस हमारा कहाँ पर है? बचाने के ऊपर। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है हम बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? टैप है, पानी बह रहा है, आपने टैप यूज किया, आपने ब्रश किया, अब आप ब्रश किए जा रहे हो, पानी बहे जा रहा है। नो, दिस इज रॉन्ग। आपका जब ब्रश हो गया है, आपने ब्रश को माउथ में डाल लिया, आप टैप बंद कर दो। आपका काम आप क्या कर रहे हो? आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हो। एक और काम करते हैं, आज एक नई चीज सीखते हैं। आरओ का पानी आप यूज करते होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में आरओ होगा। उसका एक पाइप होता है, वो पाइप में पानी जो होता है वो हम सिंक में डाल देते हैं, पानी बहता रहता है। आप उसको बाल्टी में डाल लो और उस बाल्टी से आप जो भी उसमें पानी हो उसका काफ़ी सारा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में डाल सकते हो, वो हाईली रिच इन मिनरल्स हैं, आप उसको डालो, आप देखो प्लांट्स आपके कैसे ग्रो करते हैं। एनीवेज, सो रिसोर्स कंजर्वेशन पॉइंट इज कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि स्विच ऑफ योर इंजन एट दी ट्रैफिक सिग्नल्स। जब रेड सिग्नल हो तो अपने इंजन को ऑफ कर दो। क्यों? मजा आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा। इसके पीछे ये हो रहा है कि भाई उस पेट्रोल को बचा रहे हैं हम। पेट्रोल को बचाने से क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, याद है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो जितना आपका ऑलरेडी है स्टॉक में, उससे कम स्पीड में हमारे को खर्च करना है। इसी को बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन।
Next concept is sustainable development. But before we go on to the sustainable development concept, let me get you the definition of it. Resource conservation की definition है using resources in such a way. Resource conservation is using resources in such a way that you give plenty of time for its regeneration. You understood? आपने इस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करना है कि आप उसको प्लेंटी ऑफ टाइम दें कि वो रीजनरेट हो जाए. यही है रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन. ब्रेक इट इन पार्ट्स. रिसोर्स कंजर्वेशन इज यूजिंग द रिसोर्सेज by giving them adequate time for regeneration. इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. As simple as that. Next is sustainable development. यहां हमारा फोकस कंजर्वेशन पे नहीं, डेवलपमेंट पे है. मतलब डेवलपमेंट, इसको मैं पहले डेफिनेशन बोलूंगा, उसके बाद समझाऊंगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये बुक में नहीं दिया रखा है शायद से, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. यही तो होता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए तो डेवलपमेंट है. बट अब इसकी बात करते हैं. बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब डेवलपमेंट मतलब हो गया कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर दिया, इससे हमारे को एक पार्ट मिल गया. दूसरा हो गया बट ये सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब लंबा समय तक चलने वाला डेवलपमेंट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. एग्जाम्पल सिंपल है. आप एसी ऑन करके रखते हो, है ना? आप एसी ऑन करके रखते हो और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है. रेफ्रिजरेटर बहुत लंबे समय के लिए जो कोल्ड स्टोरेज में होते हैं उसको हम ऑन करके रखते हैं, इससे जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है प्लांट्स की और बाकी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की. उससे क्या हो रहा है कि लाइफ बढ़ जा रही है. किसकी लाइफ बढ़ जा रही है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. बट उस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे जो कोयला जल रहा है उसका क्या? तो जब कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगे? इसीलिए हमें फोकस क्या करना है? हमें फोकस करना है कि हमें एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर फोकस करना है. मतलब कि ऐसे सोर्सेस, ऐसा सोचो कि भाई हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाए, हम दिन भर एसी भी चला पाएं. बट वो कैसे यूज, किस चीज़ का यूज़ करते हुए? अगर सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए हम ऐसा कर सके, अगर विंड एनर्जी का यूज़ करते हुए हम कर सके, टाइडल एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑफकोर्स इसके शायद से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम जो है एक अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिंपल सी बात है. रिसोर्स कंजर्वेशन में हमारा ज्यादा फोकस है उसको सेव करने में, कंजर्व करने में रिसोर्सेज को, या हमारा ज्यादा फोकस है कि हम एक बैलेंस बना के चल सकें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सके और साथ ही साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि कल दिन उनके लिए सारी चीजें खत्म हो जाए. इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें. एक होता है पेटेंट. पेटेंट मतलब होता है कि हो सकता है कि कोई चीज़ आज आपके काम में आ रही हो, वो फ्री हो, मगर और आपने कोई इन्वेंट किया हुआ है तो, मगर कल दिन आप अगर उसको पेटेंट करा लेते हैं, मतलब अपने नाम करा लेते हैं, तो उसको हम बाद में कोई भी बनाने की कोशिश करेगा तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी दादी माँ या नानी माँ कुछ अचार बनाती हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत ज़्यादा डिलीशियस. अब आपको तो मज़ा आ रहा है. अब आपने क्या किया? वो उसको पेटेंट करा दिया. मतलब अब वो दादी की जो रेसिपी है, अगर अब उसको किसी को यूज़ करना है पूरी दुनिया में तो उसको पहले आपको पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना? कमाल की चीज़. इसलिए जब भी कोई कुछ इन्वेंट करता है, कोई डिस्कवरी करता है, तो वो बहुत स्पेशल चीज़ होती है सारी दुनिया के लिए. इसका फ़ायदा उसको ज़रूर मिलना चाहिए. इसीलिए कहते हैं कि हमें उसको पेटेंट करा लेना चाहिए. पेटेंट मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? द एक्सक्लूसिव राइट of anybody over any discovery or any idea is called as patent. सिंपल सा लॉजिक है. किसी भी इंसान का हक किसी उसकी डिस्कवरी पे या इन्वेंशन के ऊपर या किसी आइडिया के ऊपर पेटेंट कहलाता है. इसको बोलते हैं पेटेंट. नेक्स्ट इज सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल और स्टॉक. सेकेंड टॉपिक इज स्टॉक. स्टॉक का क्या मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आपके घर में होते हैं
घर में क्या बोला जाता है कि स्टॉक में देखो खुद है कि नहीं। स्टॉक मतलब कि कितनी चीज़ें ऑलरेडी हमारे को पता है कि वो है हमारे पास यूज़ करने के लिए, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। लास्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, मतलब जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं sustainable development is what it is. It refers to a development where we actually focus on improving the quality of human life but without compromising the needs of future generation. That was sustainable development. So we'll look at the principles. First principle says respect and care for all forms of life. आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सारे, अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक आपका डेवलपमेंट हो तो आपको बाकी जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रोड्स बनाना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आपने सारे जंगलों को काट दिया, आपने सारे पेड़ों को काट दिया, आपने वहां पर रिस्पेक्ट खो दी सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, इसलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लंबे समय तक वो डेवलपमेंट नहीं कैरी ऑन कर पाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा है कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितना डिफरेंट है सब कुछ, तो कहीं पर रेत है, कहीं पर पेड़ है, कहीं पर बीचेस हैं, कहीं पर पहाड़ है, ये सारी चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमल द डिप्रीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कोयला, ये पेट्रोल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे को, या पानी फॉर दैट मैटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप इन नेचुरल रिसोर्सेज को मन मुताबिक खर्च नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो आपको प्राइस भुगतना पड़ेगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, आप अपनी जो एटीट्यूड है एनवायरनमेंट की तरफ उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली आपकी जो जनरेशन जो अभी ये पढ़ रही है क्लास 8 को, उसका आने वाला टाइम काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और उसको सुधारने का केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है और किसी के पास नहीं है। और लास्ट है एनेबल द कम्युनिटीज टू टेक केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। नाउ गवर्नमेंट इज अ हैंडफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम पीपल, वो पूरे आप ये चाहो कि सरकार सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनके रिसोर्सेज, उनके एनवायरनमेंट, उनका जंगल, उनके फॉरेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, इसीलिए उनको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसको कंजर्व करना पड़ेगा।